कर दिया मैंने। हेलो बेटा, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार दिल से आग लगा दो। हाँ बिल्कुल बेटा, आज खतरनाक जैम था, बस इसलिए हो गया, सॉरी इसके लिए। हाँ बेटा, एक मतलब खतरनाक जैम लगा हुआ है, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज मुझे रिवीजन नहीं कराना है, कल मैंने पूरा लेक्चर रिवाइज करा दिया था आपको। आज कंटिन्यू करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे कहां से? एरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस या आरएच फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, एक बार स्माइली, एक बार स्माइली चेहरे। बस सुपर, डन। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट क्या रहेगा? आज का टारगेट क्या रहेगा? देखो, आरएच फैक्टर कवर करने वाले हैं हम लोग, आरएच फैक्टर, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम कवर करने वाले हैं, लिम्फ क्या होता है, ठीक है। और सर्क्यूलेटरी पाथवे, सर्क्यूलेटरी पाथवे हम आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर्क्यूलेटरी पाथवे आज हम स्टार्ट कर देंगे, बस यही स्माइल, ठीक है, बस यही चाहिए, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे आज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी आज सर्कुलेटरी पाथवे हो जाएगा तो सिर्फ हार्ट वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो ब्लड वाला पार्ट मुझे लग रहा है फिंगर टिप्स पर आ गया होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेशली ब्लड ग्रुप कराया था, जो मेन आपको समझना था। अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है? तो आप बोलोगे सर ब्लड ग्रुप बेस्ड होता है टू टाइप के एंटीजन के ऊपर, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी की आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, किसी की आरबीसी की सरफेस पर अगर दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर किसी ह्यूमन की या किसी इंसान की आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ओ मतलब टोटली एब्सेंट, यानी कोई एंटीजन नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। तो इन दो एंटीजन के बेस पर, ए और बी, सिर्फ दो एंटीजन के बेस पर आप ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? बिल्कुल। और इस सिस्टम को बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? बिल्कुल। तो यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था एक एंटीजन और होता है, एंटीजन डी, एंटीजन डी, ए बी सी डी, डी फॉर डॉक्टर। क्लियर? बिल्कुल। तो एंटीजन डी भी होता है, जो रेसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर पहली बार साइंटिस्टों ने देखा। जब देखा यार ये एक नया टाइप का एंटीजन देखने को मिल रहा है, और ये एंटीजन तो ह्यूमन की आरबीसी पर भी था, तब उसको नाम दिया आर एच। क्लियर? बिल्कुल। आर एच फैक्टर या एंटीजन डी। क्लियर है? तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म यूज करते हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। क्लियर? बिल्कुल। चलो, ये वाली बात क्लियर थी। फिर मैंने बताया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैंने कॉम्पेटेबिलिटी की बात की थी, ठीक है। और हाँ, ये भी मैंने बोला था, एक एनसीईआरटी का मैंने बॉक्स क्लियर किया था कि भाई ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी, मैंने बताया था अगर किसी के आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो नेचर ने उसके प्लाज्मा में नेचुरली एंटी बी एंटीबॉडी बनाए या बी एंटीबॉडी बनाए, ऐसे याद रख सकते हो। एंटी बी इसलिए क्योंकि वो नेचुरली, ठीक है, ऑलरेडी हमारे अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ए एंटीजन तो बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, दोनों ही एंटीजन नो एंटीबॉडी। समझ रहे हो? एंटीजन एब्सेंट, बोथ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते हमारे ब्लड के अंदर। अगर दोनों सेम होंगे तो आग लग जाएगी, मतलब क्लंपिंग हो जाएगी, मतलब कोएगुलेशन हो जाएगा और पूरा ब्लड अंदर जम जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए। तो इसी को समझाने के लिए मैंने स्पेशली आपको समझाया था भाई डोनर और रिसिपिएंट का पूरा कंसेप्ट कि ए ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने बताया था बस मिस मैचिंग देखनी है आपको, मैचिंग नहीं देखनी, मिस मैचिंग। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं मिलने चाहिए।
ठीक है। तो उसके बेस पे मैंने आपको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में बताया था। डोनर का हमेशा क्या हम मेजर करते हैं, चेक करते हैं, एंटीजन। रेसिपिएंट का क्या मेजर करते हैं, एंटीबॉडी ऑलवेज। ठीक है भाई, अगर मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट उसमें एंटर कराया जा रहा है तो उसमें मेरा एंटीजन देखा जाएगा और उसकी बॉडी का एंटीबॉडी देखा जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो मेरी बॉडी का एंटीजन, उसकी बॉडी का एंटीबॉडी जो ले रहा है। क्लियर है बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ये मैचिंग की जाती है, ये सेम नहीं होने चाहिए। ओ को हमने यूनिवर्सल डोनर बोला क्योंकि ओ का मतलब एक भी एंटीजन नहीं है, आंखें बंद करके किसी को भी दे दो। पर ओ में भी अगर आपसे पूछा जाए ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो बोलोगे ओ नेगेटिव, मतलब उसके पास आरएच एंटीजन भी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात, आरएच फैक्टर भी नहीं है, तो उसको आंखें बंद करके सबको दिया जा सकता है क्योंकि देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी। ऐसा लेने वाला जिसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं होती, कौन होता है, कौन होता है, ए बी। तो नेचर ने ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दोनों एंटीजन दिए, पर नेचर ने उसको एक भी एंटीबॉडी नहीं दी। ठीक है, वो किसी से भी ले सकता है, भाई तू भी दे दे, तू भी दे दे, ठीक है, मैं सबसे ले लूंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, लाइक अ सेल्फिश। ठीक है, वो ले लेगा पर देगा किसी को भी नहीं। यूनिवर्सल डोनर, समझ रहे हो, दाता है। समझ रहे हो, सबको सबको दान देगा, सब कोई भी ले सकता है उससे, उसमें भी वो नेगेटिव। समझ रहे हो, उसके ब्लड को तो आंखें बंद करके निकालो, किसी को भी चढ़ा दो। क्लियर है। तो ध्यान रखना है आपको, ओ पॉजिटिव वाले, ओ नेगेटिव वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम। समझ रहे हो ना, हाँ। तो ध्यान रखना है। तो ओ और ए बी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने एक टेबल बना के समझाया था, इसलिए मैचिंग कराई थी मैंने कि क्या क्या मैच करना है। सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, बस। क्लियर है। तो ब्लड ग्रुप कंसेप्ट में तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट आपको होगा। फाइनली हमने इसके बाद बात की थी, ठीक है, जो आपको अच्छा कोएगुलेशन, क्या था, कोएगुलेशन और समझाया था मैंने, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो मैंने बोला था क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंदर आरएच में स्टार्ट कर रहा हूं अभी। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि अगर आपके बॉडी में कोई भी इंजरी होती है, कोई भी इंजरी होती है, तो इंजरी होने पर क्या होगा, इंजरी होने पर क्या होगा, इंजरी होने पर वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, इंजरी होगी इन्फ्लामेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड बहना चालू हो जाएगा। तो अब वहां पर उस ब्लड को क्लॉट करना है, ब्लड क्लॉटिंग करनी है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ब्लड की क्लॉटिंग करनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस या नो? हाँ, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ब्लड की क्लॉटिंग करनी है, समझ गए। तो ब्लड की क्लॉटिंग की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया था सबसे पहले ब्लड में मिलने वाले प्लेटिलेट्स, ब्लड में मिलने वाले प्लेटिलेट्स वहां पर आकर के एक्यूमुलेट होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, जब ब्लड प्लेटिलेट्स वहां पर एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि क्यों एक्यूमुलेट होते हैं, तो मैंने बताया था इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, ये अट्रैक्शन का काम करता है। भाई रुको, भाई रुको, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है प्लेटलेट्स को रुको, यहां पर आकर के एक्यूमुलेट हो, क्योंकि यहां ब्लीडिंग हो रही है, रिपेयर करना है। तो सारे के सारे प्लेटलेट्स वहां पर डिपॉजिट होते हैं और बस रप्चर होना चालू हो जाते हैं, वो भर भर के थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। अब ये दोनों ही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करते हैं, ये कैल्शियम का साथ लेते हैं, कैल्शियम के साथ मिलते हैं और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पर एक स्टेप में नहीं बनता, कई स्टेप में बनता है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक कैस्केड सिस्टम होता है, कैस्केड सिस्टम। भाई मैं उसको एक्टिवेट करूंगा, वो उसको एक्टिवेट करेगा, वो आगे एक्टिवेशन करेगा। तो इस तरीके से कैस्केड सिस्टम रन होता है। क्या रन होता है, एक कैस्केड सिस्टम। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस, कैस्केड सिस्टम रन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक कैस्केड सिस्टम है जिसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर पार्टिसिपेट करते, 13 क्लॉटिंग फैक्टर। समझ गए ना मेरी बात, हाँ समझे माय डियर। आपकी पीपीटी शायद अपलोड हो गए हैं कल, ठीक है, उनके सॉल्यूशन आज अपलोड हो जाएंगे। ऐसे ही आज 2 पीपीटी अपलोड हो जाएंगे, फिर उनके सॉल्यूशन आपके अपलोड हो जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, एक चीज और है, देखो यहां एनसीईआरटी पूरी मैं दे चुका हूं आपको, और एनसीईआरटी में ही मैंने समरी ऐड की हुई है, क्योंकि उसमें फ्लो डायग्राम भी मैंने बना दिए हैं साथ साथ में, ठीक है, चीजें समझाते हुए। अब एक चीज और सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में आया क्यों ना पॉडकास्ट भी दिया जाए आपको, ठीक है, हर चैप्टर का। ठीक है, बताना आइडिया कैसा है। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन करके दे देंगे तो आपको शायद बेटर लगे। तो कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, लीड लगाई, बस सुन लिया, रिवीजन, समझ रहे हो ना, कभी मूड खराब है, ठीक है, तो जूलॉजी का लेक्चर लगाया या बॉटनी का लेक्चर लगाया, लीड लगाई कान में, सुन लिया, मूड फ्रेश। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे हैं, ठीक है, बस साथ देते रहना, ठीक है, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देते रहना, यही चाहिए, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये चीज हम करेंगे, तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आज ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं बीएमएस के अंदर, ढेरों सारे क्वेश्चन, मजा आएगा करने के अंदर। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, ठीक है, और कंसेप्चुअल भी है। तो लास्ट में आज होमवर्क देने वाला हूं, सारा होमवर्क कल आपको करके आना है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और दूंगा कि आज शाम को मतलब आपकी फिजिक्स की क्लास होनी थी, तो मतलब आज फिजिक्स की क्लास होनी थी। आदित्य आनंद सर की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो आज उनकी क्लास नहीं होगी। उनकी क्लास अभी आगे वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है, छुट्टी वाले दिन या कैसे भी करके वो ले लेंगे, पर एपीसी सर की क्लास होगी, ठीक है। फिजिक्स के 2 टीचर हैं, तो उनकी क्लास होगी। तो जो बच्चे, ठीक है, एपीसी सर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो कंटिन्यू चलेगी क्लास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आदित्य सर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी ये वाली क्लास आगे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, नुकसान किसी का भी नहीं होगा। थोड़ा सा वो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है उनको, टेंशन मत करो, वो आज शाम को शायद डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। हाँ हाँ, एसीपी सर एसीपी सर की क्लास हो जाएगी। हाँ बेटा, एसीपी सर की क्लास है, कंटिन्यू वैसे ही रहेगी जैसे थी, ठीक है। उनकी क्लास जाएगी 3 बजे, और आदित्य आनंद सर की क्लास आगे एडजस्ट हो जाएगी बस, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें होती हैं, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, ठीक है, हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलो बस समझ रहे हो, आपको तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल सबको तैयार रहना चाहिए इसके अंदर, कि कोई भी चीजें हम तैयार हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म चल रही थी, प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं कैस्केड सिस्टम के थ्रू, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, इसको प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, ठीक है। काइनेज एज लगा हुआ है, एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या काम करेगा, एक एंजाइम नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या काम करेगा, ये सबसे पहले हेपारिन एक एंटी कोएगुलेंट है जो कोएगुलेशन को रोकता है, तो पहले उसको शांत करना होगा, भाई तू शांत रहे, ठीक है, तभी कोएगुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मतलब हेपारिन जो एक एंटी कोएगुलेंट है, वो भाई शांत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हेपारिन जब तक शांत नहीं होगा, समझ रहे हो, तो वो फिब्रिन को, समझ रहे हो, वो एक्टिवेट ही नहीं होने देगा, समझ रहे हो। तो जब फिब्रिन एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तो उसको शांत करता है, और फिर फाइनली ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है, मैंने बताया था, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है, लिवर में बनती है, ठीक है, विटामिन के को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, प्रो लगा हुआ है आगे, प्रोथ्रोम्बिन, प्रो हटा के थ्रोम्बिन बन जाती है। और थ्रोम्बिन बनते ही जो हमारे ब्लड में सॉल्युबल फाइबर थे, कौन से थे सॉल्युबल फाइबर का नाम हमने बताया था फिब्रिनोजन। ओजन लगा हुआ है ना, ओजन का मतलब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये तुरंत एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, पूरा एक पैच बनाता है नेटवर्क, और उस पैच के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहां क्लॉटिंग हो जाती है। पहले सॉफ्ट क्लॉट बनता है, फिर आफ्टर सम टाइम हार्ड क्लॉट बन जाता है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझनी होगी, क्लियर है? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, हम मान के चलते हैं एकदम क्लियर है, ठीक है। क्लॉटिंग वाले पार्ट एकदम क्लियर था, मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा दिए थे। EDTA, एथिडियम डाई टेट्रा, ठीक है, एमीन करके था, ठीक है। तो EDTA मैंने बताया था, ये एक चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, कैल्शियम बाइंडर है, ब्लड बैंकों में इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है, बस एक चीज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जूलॉजी में थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। हेपारिन आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। हेपारिन क्या काम करता है, ये फिब्रिन को एक्टिवेट नहीं होने देता, समझ रहे हो, नहीं, फिब्रिनोजन को एक्टिवेट फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, इस वजह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाती। क्लियर है? चलो, तो अब ये वाला पूरा पार्ट क्लियर था, मुझे नहीं लगता यहां कोई डाउट होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम RH फैक्टर। यार बहुत समझने का है, एकदम अलर्ट रहना, ठीक है, बहुत समझने का है, ठीक है। अगर मैं RH इनकम्पेटिबिलिटी की बात करता हूं, मिसमैचिंग की बात करता हूं, तो जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पर्सन है तो उसके लिए बहुत ध्यान, ठीक है। कोई रिसीवर नेगेटिव है,
तो उसको नेगेटिव ब्लड ही देना चाहिए। अगर आप उस रिसीवर को पॉजिटिव ब्लड दोगे तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएंगे, जो सही नहीं है फ्यूचर के लिए। और अगर मान लो ये केस फीमेल का है, ये केस फीमेल का है, तो उस फीमेल की जब, समझना मेरी बात, मैरिज होती है तो उसके बेबी की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर अगर केस है उसका बेबी आरएच पॉजिटिव हुआ, तो उसका फीटस आरएच पॉजिटिव हुआ, तो क्या केस है पूरी बात समझाऊंगा, ठीक है। तो ये केस कब आएगा? मिसमैचिंग, इनकम्पेटेबिलिटी। समझना पहले केस समझाता हूं पहले तो मैं। सबसे पहले केस स्टडी समझो, ठीक है। इफ मैं 3 केस स्टडी बता रहा हूं, ये चीज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करा था, कहीं नहीं मिलेगी। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हस्बैंड हेट्रोजाइगस आरएच पॉजिटिव है, उसकी मैरिज आरएच नेगेटिव फीमेल से होती है, तो बताओ पहला बेबी कैसा होगा, दूसरा कैसा होगा, तीसरा कैसा। चलो उसको मैं लास्ट में कराऊंगा, अभी पहले समझो एरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या है। हाँ, तभी चीज समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी ये वाली बात, क्योंकि थोड़ा जेनेटिक्स आ जाएगी इसके अंदर। जैसे इनकम्पेटेबिलिटी में होता क्या, समझो। इनकम्पेटेबिलिटी में कि अगर मदर अगर आरएच नेगेटिव है, समझना, एंड फीटस आरएच पॉजिटिव है। अगर ऐसा केस होता है, मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, अब यहां मामला बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा यहां मामला? ऐसे केस में फर्स्ट में भी तो नॉर्मल होगा इनका, फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट बेबी को, ठीक है। बट शर्त है, ये फीमेल जो आरएच नेगेटिव है, इसके अंदर आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट होने चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है? आरएच एंटी बॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट होने चाहिए, प्लाज्मा के अंदर आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट होने चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? यानी गलती से अगर इस फीमेल को शादी से पहले किसी ने पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया तो ये एंटीबॉडी बन जाएंगे, और अगर ये एंटीबॉडी बन गए तो पहला बेबी भी मारा जाएगा। तो पहले तो मैं अभी एनसीईआरटी वाली बात बताऊंगा, फिर सारे कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। फिर फादर वाला केस भी बताऊंगा कि अगर फादर आरएच पॉजिटिव होमोजाइगस है तो क्या होगा, फादर आरएच पॉजिटिव हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा, फादर अगर आरएच नेगेटिव है और मदर भी आरएच नेगेटिव है तो क्या होगा। सारे केस स्टडी करेंगे, मजा आएगा एकदम, ठीक है, तरीके से पूरा कंसेप्चुअल लेके चलेंगे, ठीक है। पहले एनसीईआरटी कवर करा दूं, जो मेरी पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी, ठीक है। अगर मदर आरएच नेगेटिव है, शर्त है आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा, फीटस आरएच पॉजिटिव है, पहला बेबी, फर्स्ट बेबी की डेथ हो जाएगी, सॉरी फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, ठीक है। बट अदर्स, इसके बाद के जो बेबी होंगे उनमें क्या होगा, चलने दो, ठीक है यार। देखो चैट से मुझे पता चलता है कि हाँ, मतलब हम और आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, इंटरेक्शन है, ये एनर्जी का लेवल है, समझ रहे हो। फिर तो एक रिकॉर्डिंग जैसा लगता है, कमरा बंद है, बस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, बहुत तेजी से चल रही है, नहीं समझ पा रहे। द फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, बट अदर्स
ब्लास्टोसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इरेथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो जाना, समझ रहे हो, एनीमिया, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी तेजी से बढ़ जाता है। और उस केस में मैंने बताया था बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन यानी बाइल पिगमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा जो जॉन्डिस को लीड करेगा। किसको लीड करेगा? जॉन्डिस मतलब पी लिया, समझे? किसको? पी लिया। वापस आ जाओ, ठीक है। तो बट अदर सो इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, तो फीटस में एराथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। बट अदर सो एराथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस। अब क्या होता है एराथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर? तो एराथ्रोब्लास्टोसिस की अगर बात की जाए तो इरेथ्रो मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। क्या होगा इसके अंदर? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। इसमें होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बोलते हैं इसको? एनीमिया। और जब एनीमिया किसी को बहुत तेजी से होता है तो कल ही मैंने बताया था क्या हो जाता है उसको? पी लिया, जॉन्डिस, ठीक है। जब एनीमिया होगा तो क्या होगा? इंक्रीज बाइल पिगमेंट इन ब्लड, ब्लड में बाइल पिगमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जॉन्डिस। उसको पी लिया हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। ये लीड करता है डेथ को, इसी को बोलते हैं एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये एनसीईआरटी की बात हो गई, समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? देखो बेटा, मैं बस बच्चों से ये कहूंगा कि यहां जो बच्चे हैं, ठीक है, आप जब क्लास में होते हो तो क्लास एक मंदिर है, ठीक है। आप पूजा स्थल में बैठे हो, ठीक है। पूरा फोकस करो उस चीज के ऊपर। वाकई में आप सीरियसली अगर नीट या कोई भी एग्जाम इंडिया का आप क्रॉस करना चाहते हो तो बहुत सीरियस होकर के, मैं चाहता हूं मेरा क्लास का डेकोरम ऐसा रहे कि यार बहुत मतलब मैं पॉजिटिव हो जाऊं। तो मेरी क्लास के बच्चे एकदम पॉजिटिव रहें, डेकोरम मेंटेन करके रहें, ठीक है। इससे आप समझते नहीं हो, पता है इसका सीधा इफेक्ट टीचर के ऊपर पड़ता है। टीचर जैसे मैं था ऑफलाइन के अंदर, मैं क्लास टू क्लास मेरी मतलब जो मेरा कह सकते हो कि डिलीवरी है वो चेंज हो जाती थी। मैं समझता था क्लास के बच्चे डेकोरम मेंटेन नहीं करते, ठीक है, ठल्ले बच्चे हैं, इनको मस्ती पसंद है, तो उनको मैं समझ रहे हो ना, फिर उनको फिर उस तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर कोई क्लास बहुत सीरियस है, क्लास का बच्चा सीरियस है, तो टीचर का यानी टीचर से मैक्सिमम लेना है, कैसे लेना है ये आपके हाथों में डिपेंड करता है। मैं रियल बोल रहा हूं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप डिसाइड करोगे टीचर अपना कितना कंटेंट किस तरीके से कितना मतलब एनर्जी से दे पा रहा है। तो वो डिपेंड करता है टीचर कितना अंदर से रिलैक्स है, कितना खुश है, कितना एनर्जेटिक है, उसकी एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसीलिए कहता हूं वो सब चीजें क्लास पर डिपेंड करती हैं। तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखा करो, ठीक है, चाहे आप किसी भी ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। और कहीं भी कुछ गड़बड़ मत करो, टीचर को लगना चाहिए मेरे बच्चे बेहतरीन है, सुपर है, अल्टीमेट है, इंडिया के टॉप बच्चे हैं, तो अपना टॉप कंटेंट देगा वो, ठीक है। तो ये चीज आपके हाथों में है, तो इसलिए मस्त डेकोरम रखो, ठीक है। मुझे लगना चाहिए क्योंकि बस मेरा यूट्यूब पर यही था, बिलीव नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर पढ़ाने से कतराता था, क्योंकि समझता यूट्यूब का बच्चा तो ठल्ला है, समझ रहे हो ना, वहां आता ही बच्चा वो ठल्ला वाला है, तो मैं मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी, ठीक है। अब धीरे धीरे वो चीज समझ में आया कि यूट्यूब पर बच्चा ऐसा भी है जो बहुत जेन्युइन है, समझ रहे हो। तो मैं उस बच्चे को ध्यान में रख करके पढ़ाता हूं तो चीजें सही निकल जाती हैं अंदर से, क्योंकि दिमाग डिपेंड करता है अंदर इंटरनल क्या चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मेरे थॉट प्रोसेस में ठल्ले बच्चे आ जाते हैं तो मेरा वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये मेरी नहीं, अच्छे टीचर्स की केस में मैंने देखा, बच्चों ने टीचरों ने मुझे बताया। और मेरी थॉट प्रोसेस चल रहा है, मेरे सामने बच्चे बहुत जेन्युइन है, बहुत डिसेंट बच्चे हैं, रैंक फोड़ने वाले हैं, तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें डिलीवरी होने चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरा ही नहीं, हर टीचर का होता है, तो इसलिए मैंने कॉमन एग्जाम्पल दिया, तो उस चीज को अप्लाई किया करो, ठीक है। और कभी कभी टीचर की जगह अपने को रख के देखो, अगर मैं वहां होता, ऐसा हो रहा होता तो कैसा लगता मुझे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ पाते हो कि रियलिटी क्या है। ओके, चलो वापस आ जाओ। इसमें कोई डाउट शाउट है क्या? कंफ्यूज तो नहीं होगे? अब बताता हूं, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों हो रहा है। फिर मैं केस स्टडी बताऊंगा, ऐसा इसलिए हो रहा है। देखो,
अच्छा पहले तो मैं वो वाला केस ले लूं, इसको हटाता हूं मैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, एक ये बना हुआ डायग्राम है, इसे समझ पे थोड़ा पाओगे, ठीक है, कोशिश भी करना। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेबी है, समझना, इसके अंदर जो आरबीसी है वो आरएच एंटीजन वाली है, यानी फीटस आरएच पॉजिटिव है। फीटस कैसा है? आरएच पॉजिटिव। जबकि जो मदर है वो कैसी है? आरएच नेगेटिव। भाई मदर की बात करता हूं तो मदर कैसी है? आरएच नेगेटिव। यानी मदर का इम्यून सिस्टम आरएच एंटीजन को नहीं जानता, नहीं जानता भाई, वो नेगेटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, नहीं जानेगा, मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। अब बच्चा यूट्रस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। यस डिसेंट, मुझे पता है डिसेंट बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है, आशीष, ठीक है, ठीक है। तो 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, देवेश शुक्ला, यस बेटा, ठीक है, हाँ डिसेंट बच्चे हो तो मुझे पता है, ठीक है, तभी तो वो एनर्जी यहां से मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तब बेबी जब बाहर आता है, तो आपको इतना पता है प्लेसेंटा भी मदर से अलग होता है। जब प्लेसेंटा मदर से अलग होता है तो प्लेसेंटा में मैटरनल और फीटल दोनों ही पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मानो छोटा सा प्लांट है, सॉइल में लगा हुआ है, जब आप अचानक उसको उखाड़ोगे ऐसे, तो देखो बहुत सारी सॉइल प्लांट की रूट से अटैच हो जाती है और ढेर सारी रूट सॉइल में रह जाती है। समझ गए ना, मेरे मिक्सिंग हो गई। जब प्लेसेंटा यूट्रस से निकलता है, बाहर अलग होता है, समझ रहे हो, तो दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है, मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब तक ये प्लेसेंटा अलग नहीं हो रहा, ब्लड मिक्स नहीं होगा, क्योंकि बीच में 3 बैरियर हैं, समझ रहे हो ना, जो मैटरनल और फीटल ब्लड को मिक्स नहीं होने देते। पर जब प्लेसेंटा अलग होता है, उस समय मिक्सिंग होती है ब्लड की, उस समय मिक्सिंग होती है। और जब ब्लड मिक्स होगा, तो अगर आरबीसी लीक करके कहां जाएगी? मैटरनल ब्लड के अंदर। मैटरनल ब्लड में जैसे ही आरबीसी जाएगी, तो कल ही मैंने मैकेनिज्म बताया था, इस आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन लगे हुए हैं, जो मदर के लिए फॉरेन पार्टिकल है, भाई बाहर का है, अपना नहीं है, क्योंकि मदर का इम्यून सिस्टम आरएच एंटीजन को जानता ही नहीं है। तो अब तुरंत इसका इंटरेक्शन किससे होगा? प्लाज्मा सेल से, ठीक है। बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन होगा, बी सेल से होगा, बी सेल से, आरएच स्पेसिफिक, ठीक है, बी सेल से इंटरेक्शन होगा। बी सेल तुरंत इस एंटीजन से बाइंड करेंगे, बाइंड करते डिवाइड कर जाएंगे 2 पार्ट के अंदर, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल कल ही समझाया था मैंने। प्लाज्मा सेल एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगे, आईजीएम एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। और मेमोरी सेल भी बन चुके हैं, जो फ्यूचर में सेकंड इंटरेक्शन होगा सेम एंटीजन का, तब हाईली एक्टिव होकर के एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पहले बेबी के केस में ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी बाहर आ गया, मदर भी खुश है, बेबी भी खुश है। पर अब तक मदर के ब्लड के अंदर आरएच एंटीबॉडी नहीं थे, अब बन चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर ब्लड, ठीक है, आरएच एंटी बॉडी फॉर्मेशन इन मदर ब्लड। ये अब हो चुका है, ठीक है। मदर को नहीं पता था कि वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, उसको नहीं पता था कि फादर आरएच पॉजिटिव है, उसने सेकंड बेबी कंसीव कर लिया, सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड बेबी कंसीव किया। अभी इससे पहले कौन सा बेबी कंसीव किया था उसने? भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था, फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी। आराम समझना भाई, पहली प्रेगनेंसी बता दे रहा हूं भाई, मदर कैसी थी? आरएच नेगेटिव। फादर छोड़ो, फीटस कैसा था? आरएच, फादर का केस बताऊंगा, आरएच पॉजिटिव, ठीक है। पहला बेबी 9 मंथ कंप्लीट हुए, बेबी बाहर आया, प्लेसेंटा डिटैच हुआ, और ये धीरे से आरबीसी कहां गए? आरबीसी निकल के आ गए ब्लड में, और मदर के इम्यून सेल से इनका इंटरेक्शन हुआ, बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन हुआ, और तुरंत बी लिम्फोसाइट डिवाइड कर जाएंगे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल आरएच एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगे, कल पूरा मैकेनिज्म बना के समझाया था मैंने, ठीक है। अब जो बन चुके, मेमोरी सेल भी मदर के ब्लड में बन चुके, आ चुके, अब खेल होगा सेकंड बेबी के अंदर। क्या होगा? देखो, सेकंड प्रेगनेंसी,
ठीक है। सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बेबी अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ क्रॉस कर जाता है तो उसका प्लेसेंटा धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो जाता है, ठीक है। और गलती से भी क्या, वो तो कमजोर होगा। 7 और 9 मंथ के बीच में ये एंटीजन लीक होना, सॉरी 7 और 9 मंथ के बीच में, कौन सा मंथ, 7 और 9 मंथ के बीच में एक भी एंटीजन अगर लीक हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा कमजोर होता है, कमजोर होते ही आरबीसी के लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझना, आरबीसी के लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 7 और 9 मंथ के बीच में। अगर एक भी आरबीसी लीक होकर के बाहर निकल गई, यहां से एक भी लीक होकर बाहर निकल गई, कोई कमजोर हो गया वो, ठीक है, तो तुरंत अब इस आरबीसी का इंटरेक्शन आरएच एंटीजन, इस पर लगा हुआ है आरएच एंटीजन। ये एक्चुअल में सही कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, नहीं तो टीचर्स जो मैंने देखा बच्चों को पढ़ाते हुए कि भाई मेमोरी सेल बन गई, एंटीबॉडी बन गई, अब ये एंटीबॉडी जाती हैं दूसरे बेबी की आरबीसी के बाइंड करके उसको अंदर ही मार देती हैं। ऐसा नहीं होता, ये एंटीबॉडी नहीं जाती, इन एंटीबॉडी की तो लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है, और डीजनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती हैं। आईजीएम एंटीबॉडी होती हैं, और आईजीएम एंटीबॉडी कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि बहुत बड़ी होती हैं, लार्जेस्ट पेंटावेलेंट सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, तो ये नहीं कुछ करेंगी। अब करेगा कौन, समझो भाई, मेमोरी सेल बन चुकी थी ना, जैसे ही ये आरबीसी लीक करके एंटर करती है 7 और 9 मंथ के बीच में, तो इसका इंटरेक्शन होता है मेमोरी सेल से। ये भी टाइप की प्लाज्मा सेल है पर हाईली एक्टिवेट हो जाती हैं जब एंटीजन इससे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन हुआ और तुरंत प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर के भर भर के एंटीबॉडी बनाएंगे। कौन सी एंटीबॉडी बनाएंगे? अब जो एंटीबॉडी बनेंगे मेमोरी सेल से वो आईजीजी होते हैं। 12th में पढ़ाया था हमने इम्यून सिस्टम में, इसको फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। पहली बार कोई एंटीजन इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट करती है तो आईजीएम बनते हैं। सेम एंटीजन सेकंड टाइम जब इम्यून रिस्पॉन्स से इंटरेक्ट करता है तो आईजीजी बनते हैं, जो सबसे छोटे एंटीबॉडी होते हैं। ये वो एंटीबॉडी होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं। तो बस ये बनना चालू हो जाते हैं मदर के ब्लड के अंदर, क्योंकि लीक करके मदर के ब्लड में एक आरबीसी आई, मेमोरी सेल बन चुके थे, इंटरेक्शन हुआ, भर के आईजीजी बनाना चालू कर दिया। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है ये। आईजीजी कैसी होती है? स्मॉलेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी which cross the placenta, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। बस जैसे इसका बनना चालू हुआ, खेल चालू, ये स्टार्ट गई क्रॉस करके सीधा फीटस के अंदर, सेकंड बेबी के अंदर। भाई बनी, लीक हुई, इससे इंटरेक्शन हुआ और अंदर जाकर के आरबीसी से अटैच हो जाएगी और धीरे धीरे सारी आरबीसी की क्लंपिंग कर देगी, ठीक है, ब्लास्टिंग होना चालू हो जाएगी। इस बच्चे को एनीमिया होगा, इसको जॉन्डिस हो जाएगी और इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब यही नहीं, जब भी ये मदर किसी बेबी को कंसीव करेगी, क्योंकि बन चुके हैं, हर बार यही होगा, हर बार यही होगा, क्योंकि प्लेसेंटा को आईजीजी क्रॉस करती है, कभी भी आईजीएम क्रॉस नहीं करती। समझ रहे हो? पहली बार जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, पहली बार, तो उसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से होता है। जब सेम एंटीजन दूसरी बार एंटर करता है तो उसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होता है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट से नहीं होता, मेमोरी जो बन चुके थे, क्योंकि बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन होने से आईजीएम बनते हैं और मेमोरी सेल से इंटरेक्शन होने से आईजीजी बनते हैं, और जी सबसे छोटे होते हैं और जी प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं, और यही जी अंदर जाकर के खेल खत्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट मंथ में भी ये मैकेनिज्म हो जाती है। कभी कभी डॉक्टर जब बच्चा निकलता है, बाहर आता है, तो उसको जॉन्डिस, उसको बहुत सीवियर चीज स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, उसको फिर बचाने की कोशिश की जाती है, कई केस में बच भी जाता है, कई मैक्सिमम केस में नहीं भी बचता, मतलब इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस।
अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जो मेरा एनसीईआरटी की लाइन लिखी थी, अभी एनसीईआरटी कंसेप्ट समझा रहा हूं, पर एनसीईआरटी ने आधी बात बोली है, आधी बात नहीं बोली। ठीक है, जब हम आपको इम्यून सिस्टम पढ़ाते हैं और वहां एनसीईआरटी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करती है, तब वहां पर वो एनसीईआरटी बोलती है आईजीएम आईजीजी। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो इस चैप्टर को उस चैप्टर से कोरिलेट करना जानते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपने एनसीईआरटी में वहां बताया था कि ये एंटीबॉडी बनते हैं, आईजीएम आईजीजी नहीं बोला था, बनते हैं, और ये प्लेसेंटा को अंदर एंटर करके उस बच्चे को मार देते हैं। पर सब अब एनसीईआरटी 12th वाले टॉपिक में बोल रही है कि जो पहले एंटीबॉडी बनते हैं वो आईजीएम होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। सर पर वहां तो पढ़े थे प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को एरेथ्रोब्लास्टोसिस कर रहे थे, समझ गए ना? तो बच्चे यही पढ़ते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहां मैं बोल देता हूं कि बेटा आईजीएम बनते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। मेमोरी सेल का जब इंटरेक्शन होता है आरबीसी से, तब आईजीजी बनते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं। तभी तो ये जो एरेथ्रोब्लास्टोसिस होती है वो अर्ली स्टेज में नहीं होती, 7 और 9 मंथ के बीच में होती है। ठीक है, और यहां पर ये मैकेनिज्म हो जाती है। समझे या नहीं समझे? हाँ, एक इंफॉर्मेशन, अपने ऐप को एक बार अपडेट मार देना। जो आपका पीडीएफ वाला पार्ट था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, वो अब डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये अपडेशन हो गया है, किसी किसी बच्चे का नहीं भी होगा, टेंशन की बात नहीं है। कुछ अपडेशन में वो 1-2 दिन के अंदर वो भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, कुछ होती है कुछ सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज, ठीक है, कुछ होता है, मतलब वो भी 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा। 2 या 3 दिन बोला है, पर मैक्सिमम बच्चों का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? वो अपडेशन आ गया है। अब इसके बाद जो अपडेशन आएगा उसमें और अपडेट चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आपका कमेंट वाला सिस्टम भी आ जाएगा, आप हर लेक्चर के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वो कमेंट जरूरी है, वो कमेंट हमारी और आपकी नजदीकियों को और मेंटेन करेंगे और बढ़ाएंगे। आप हर बात कह सकोगे और आपकी हर बात सुनकर के हम रिस्पॉन्ड लेक्चर में कर सकेंगे। समझे? तो ये बताओ, जहां तक समझ में आया नहीं आया, ये कंसेप्ट कैसा है आपका, ये बताओ। ये बहुत सुपर कंसेप्ट है, जो एमबीबीएस के बच्चों से मैं पूछता हूं वही बता पाते हैं, जो कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं एमबीबीएस, बहुत कंसेप्चुअल चीजें पढ़ते हैं। नहीं तो नॉर्मल बच्चा नहीं बता पाता। नॉर्मल, समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं बता पाता, मैं सच बोल रहा हूं। यस, ठीक है, चलो बार बार रिपीट मत करवाया करो, आप लेक्चर रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी मैं बता रहा हूं, चलो एक बार देख लो। ये फीटस है, आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, पहला फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चा बाहर जाने को तैयार है, बच्चा बाहर चला गया, ब्लड की मिक्सिंग हो गई, आरबीसी बाहर गई। ये आरबीसी जिस पर आरएच एंटीजन था, क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है, वो आरएच एंटीजन को नहीं जानती, तो मदर के अंदर बी लिम्फोसाइट इस आरएच एंटीजन से मिलकर के प्लाज्मा और मेमोरी सेल बनाएंगे। प्लाज्मा सेल आईजीएम एंटीबॉडी बनाएगी, जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। पर पहली बार जब भी कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो आईजीएम ही बनती है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये तो बच्चे को नुकसान नहीं करेगी, समझ रहे हो? कुछ और ही चक्कर है। वो चक्कर क्या है? मेमोरी। कैसे? ऐसे, अब सेकंड प्रेगनेंसी का केस है, सेकंड बेबी है, ये भी आरएच पॉजिटिव है। अगर इसकी आरबीसी लीक कर गई गलती से, और 7 और 9 महीने के बीच में होता है, ये लीक करेगी तो मेमोरी सेल से मिलेगी, क्योंकि बन चुके हैं, पहले नहीं थे अब बन चुके हैं, और ये तुरंत प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के अब इस बार जो एंटीबॉडी बनाएंगे वो आईजीजी होगी, सबसे छोटी होती है और प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होती है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके सीधा फीटस में जाएगी और लास्ट टाइम पर एनीमिया कर देगी, जॉन्डिस कर देगी, जिससे इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? समझे? यस, बहुत बढ़िया। एक बार तेजी से आग लगाओ। वो मैं नेक्स्ट बेबी का केस आरएस नेगेटिव वाला बताऊंगा। कंडीशन है, ये कंडीशन एक ही है कि पहला आरएस पॉजिटिव, दूसरा आरएस पॉजिटिव। समझ रहे हो? वो डिपेंड करेगा फादर के ऊपर, फादर कैसा है, आरएच पॉजिटिव होमोजाइगस है या आरएच पॉजिटिव हेटेरोजाइगस है। वो जेनेटिक्स वाला केस आ गया। अभी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, जेनेटिक्स वाली केस की बात करूंगा जस्ट इसके बाद, वही मैं करने वाला हूं। ठीक है, ये बताओ, समझ में आ गया तो एक बार तेजी से आग लगाओ। इतनी बात। प्रिवेंट कैसे करते हैं वो अलग केस है, वो सब बताऊंगा। पहले इतनी बात जो मैं करा रहा हूं, ये समझ में आई या नहीं आई,
वो सारे सारे केस बताऊंगा मैं, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल सेट करके आगे बढ़ूंगा। इतना समझ में आया है नहीं आया ये बताओ मुझे फटाफट। बहुत बढ़िया, झपाक झक, मतलब तगड़ी वाली आग लगा दो। दिल से आग लगाओ या स्माइल करके आग लगाओ, पर आग लगाओ। बस ये कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हाँ मेरे बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जबरदस्त, सुपर सुपर। जूलॉजी में सच कह रहा हूं, उस लेवल की दूंगा आपको, उस लेवल की दूंगा, फिर आपको मतलब नशा हो जाएगा, पक्की बात है। और इतना तगड़ा नशा होगा, उस नशे के बारे में मैं आपसे पूछूंगा ड्रग वाले चैप्टर में, जब मैं आपको ड्रग्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब असली नशा का नशा होगा ना, उसका इफेक्ट ड्रग वाले टेस्ट जब चैप्टर चलेगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें कितना नशा हुआ इस ड्यूरेशन में। क्योंकि ड्रग्स चलेगा, 12th का टॉपिक आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें हम ड्रग्स पढ़ाएंगे आपको। तो असली इस नशे का इफेक्ट वहां नजर आएगा, ठीक है, जब हम ड्रग्स पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलो तब तक देखते हैं नशा कितना चढ़ता है। कंसेप्ट चढ़ेगा तभी नशा चढ़ेगा। अब मैं केस लेके चल रहा हूं, केस स्टडी है। जैसे बच्चों ने कहा कि सर बेबी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी तो हो सकता था, बेबी दूसरा भी तो नेगेटिव हो सकता था। केस क्या है? अब केस ऐसे है, ठीक है। जैसे मान लो कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहा हूं, फादर इधर मदर, समझना, अगर फादर, समझना, ठीक है, फादर अगर होमोजाइगस, होमोजाइगस ले लेते हैं, मदर तो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, ये तो आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव, ये तो एक ही केस है आरएच नेगेटिव। फादर के केस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। फादर अगर होमोजाइगस आरएच नेगेटिव है, पर हेटेरोजाइगस आरएच नेगेटिव एक ही केस हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे मैं स्मॉल डी लिख देता हूं, स्मॉल डी, एक ही केस है नेगेटिव का। अब जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं, फादर के 2-3 केस हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं देखो, केस स्टडी लिख देता हूं मैं सारी। फादर के केस क्या क्या हो सकते हैं? अरे फादर के केस क्या हो सकते हैं? फादर आरएच पॉजिटिव है, पर आरएच पॉजिटिव के 2 केस हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं आरएच पॉजिटिव के? एक तो कैपिटल डी स्मॉल डी, एक कैपिटल डी, यानी होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। दोनों केसों में फादर आरएच पॉजिटिव ही होगा, समझना। अगर फादर, मान लो केस है फादर होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो तभी आएगा जब, क्योंकि डोमिनेंट है। वही हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर भी आरएच पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेंसी दिखाता है, ठीक है। अगर ये केस आता है, ये वाला केस आता है, तो सारे के सारे ऑल आरएच पॉजिटिव केस आएंगे, ऑल आरएच पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा 50%, अब यहां क्या होगा? केस सेकंड केस क्या आएगा? सेकंड केस क्या आएगा? सेकंड अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, फादर कैसा है? हेटेरोजाइगस, तो 50% आरएच पॉजिटिव के केस आएंगे एंड 50% आरएच नेगेटिव फीटस के केस आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। समझे? तो अगर आपसे बोले, ठीक है, कि फादर जो है वो होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव है, तो मदर तो आरएच नेगेटिव है, हेटेरोजाइगस ही होगी, सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसके केस में तो सारे के सारे एक ही केस आएंगे, सब आरएच पॉजिटिव बच्चे होंगे। पर एक केस ऐसा है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, फादर हेटेरोजाइगस आरएच पॉजिटिव है, तो बताओ ऑफ स्प्रिंग के केस कैसे आएंगे? इस केस में 50% बच्चे आरएच पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 50% बच्चे आरएच नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी सेकंड बेबी
जरूरी नहीं आरएच पॉजिटिव हो, वो आरएच नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सेकंड बेबी आरएच नेगेटिव है वो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? केस तभी है जब पहला बेबी आरएच पॉजिटिव हो, मदर आरएच नेगेटिव हो, तभी ये केस होगा। ठीक है, तो पहला बेबी नॉर्मल रहेगा, पर सेकंड बेबी अगर गलती से आरएच नेगेटिव हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब थर्ड बेबी अगर आरएच पॉजिटिव हो गया तो उसकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल तो बन चुके हैं ना। अब वो मेमोरी सेल तभी एक्टिवेट होंगे जब आरएच एंटीजन से इंटरेक्शन होगा। आरएच एंटीजन से तभी इंटरेक्शन होगा जब फीटस आरएच पॉजिटिव होगा। और आरएच पॉजिटिव के केस मैंने बता दिए, फादर आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, मदर आरएच नेगेटिव होनी चाहिए, पर शर्त है मदर के अंदर पहले से आरएच एंटीजन नहीं होना चाहिए, तो पहला बेबी मर जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना मदर का केस है प्लाज्मा विदाउट आरएच एंटीबॉडी। मान लो इस मदर की भी शादी नहीं हुई थी, इसका ओ नेगेटिव ब्लड था, गलती से इसको आपने ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया, तो उसके अंदर तो बन गए ना आरएच एंटीबॉडी, जो कल मैंने केस बताया था, और शादी हो जाती है आरएच पॉजिटिव के फादर से, तो पहला बेबी ही मर जाएगा, इसका डेथ हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि आरएच एंटीबॉडी और मेमोरी सेल तो बन चुके हैं ना उसके अंदर पहले से। समझ गए ना? समझे नहीं समझे? सारी केस स्टडी बता रहा हूं बेटा, सारी केस स्टडी। ठीक है, इसके बाद कोई डाउट बचता ही नहीं है, क्योंकि आपको उस लेवल पर बता रहा हूं जिस लेवल पर कोई कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, एनसीईआरटी तो खत्म हो गई, एनसीईआरटी तो इतनी सी है, ये एनसीईआरटी है कि मदर आरएच नेगेटिव है, ये कंसेप्ट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, फीटस आरएच पॉजिटिव है तब पहला बेबी नॉर्मल होगा, जबकि अदर बेबी के केस में ये केस आ जाएगा। बस ये एनसीईआरटी खत्म। अब बच्चे का दिमाग दौड़ता है, क्या दौड़ता है कि अगर सर मदर को पहले किसी ने ब्लड डोनेट किया हो पॉजिटिव वाला, तो सर पहला बेबी जिंदा रहेगा क्या? ना बेटा, उस केस में पहले बेबी की ही डेथ हो जाएगी, पहले बेबी की ही डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल तो बन चुके थे। ये उन बच्चों के लिए जो दिमाग दौड़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। दिमाग दौड़ा रहे हैं तो शर्त है कि मदर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए, तो ये केस है। अब बच्चों ने दिमाग दौड़ा है, सर फादर आरएच पॉजिटिव है तभी तो केस होगा। हाँ बेटा, पर सर अगर फादर हेटेरोजाइगस है तो क्या होगा? तो बेटा प्रोबेबिलिटी है 50% बेबी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 50% बेबी नेगेटिव भी हो सकते हैं। सर फादर अगर होमोजाइगस है तो क्या होगा? तो सर बेटा सारे बच्चे आरएच पॉजिटिव होंगे। सर अगर फादर आरएच नेगेटिव है तो क्या होगा? तो कुछ होगा ही नहीं। फादर नेगेटिव, मदर नेगेटिव, सारे बेबी नॉर्मल होंगे, नॉर्मल केस हो गया। अब बताओ कौन सा केस, बताओ कौन सा केस बचा, जरा बताओ। ये समझ में आया क्यों होगा? बहुत सिंपल, वो कंसेप्ट वाली बातें बताई हैं जो कहीं लिखी ही नहीं है, पर एनसीईआरटी जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाती है तो वहां एनसीईआरटी बोलती है। प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर पूरा एक पैरा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और बच्चा वहां आके कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहां उसने कुछ और पढ़ रखा था। समझे या नहीं समझे? क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं रुक रहा चैट। मदर का सिर्फ एक ही केस है, अगर मदर हेटेरोजाइगस हुई तो आरएच पॉजिटिव होगी। देखो आरएच नेगेटिव तभी हो सकता है इंसान, चाहे मदर हो या फादर हो, जब वो हेटेरोजाइगस हो। डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं पता आपको, ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अगर ये जीन सिंगल भी है तो भी डोमिनेंट करेगा। अगर मदर आरएच नेगेटिव है इसका मतलब है मदर हेटेरोजाइगस। भाई लिखो, लिखा भी है, तुम देखते नहीं हो, सॉरी तुम देखते नहीं हो, साफ साफ लिखा है ना। मदर कैसी है? डी डी स्मॉल डी। मदर होमोजाइगस रिसेसिव है तभी आरएच नेगेटिव होगी, कोई केस ही नहीं इसके अलावा। नेगेटिव का मतलब है फादर भी अगर सेम केस होगा तभी फादर आरएच नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? फादर आरएच नेगेटिव कब होगा? जब उसमें भी डी होगा, स्मॉल डी। हाँ, जहां पर कैपिटल डी आ जाएगा हेट्रो या होमो तो वो आरएच पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? तो फादर होमो भी हो सकता है, फादर हेट्रो भी हो सकता है, तभी आरएच पॉजिटिव है। अगर होमो का केस हो सारे फीटस आरएच पॉजिटिव, हेट्रो का केस हो 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव।
अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब समझ में आया होगा, ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर ठीक है आपकी बात समझ ली हमने, पर सर किसी से प्यार मोहब्बत हो गई, भाई प्यार मोहब्बत थोड़ा करोगे, ब्लड ग्रुप चेक करा भाई तू अपना, तेरा नेगेटिव है तो ही तुझसे प्यार करूंगा, सॉरी पॉजिटिव है तो ही तुझसे प्यार करूंगा क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं, समझ रहे हो? नहीं तो आगे की जनरेशन गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। आगे जाकर शादी भी हो गई, वो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव थी, पता ही नहीं था क्या था। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, साइंस आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। हम फर्स्ट बेबी को भी बचा लेंगे और उसके बाद के बेबी को भी बचा लेंगे, पर शर्त है जब बेबी कंसीव होगा उस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ब्लड ग्रुप चेक करना होगा। अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट होगा, पर पहले बेबी के केस में ही होगा, फर्स्ट बेबी के केस में होगा, इंतजार नहीं होगा सेकंड बेबी का। समझ गए ना मेरी बात? सर क्या करना होगा, मैं बताता हूं क्या करना होगा। तब क्या करना होगा, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी। ये लैब में बनाते हैं, हम लैब में प्रिपेयर करते हैं इनको anti-RH एंटीबॉडी को, ठीक है। हमें क्या करना होगा, मदर को देना होगा इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। पहले चाइल्ड की डिलीवरी होगी तुरंत ही इन एंटीबॉडी को हमें मदर के अंदर इंजेक्ट करना होगा। अकॉर्डिंग टू NCERT रियल लाइफ के अंदर इसके 3-4 सेटअप लगते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 3-4 सेटअप लगते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना होगा, जैसे मानो फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था, ठीक है, इसको रोगम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट बोलते हैं, समझना। तो जैसे ही ये आरबीसी निकल करके बाहर भागेगी, मदर की प्लाज्मा सेल से इंटरेक्ट करेगी, प्लाज्मा सेल इंतजार कर रहे भी आ, और उससे पहले ही हमने क्या किया, रोगम नाम है, रोगम एंटीबॉडी मतलब लैब में बना ली हमने एंटीबॉडी, या कह सकते हो anti-RH एंटीबॉडी लैब में बना लिए हैं हमने। इंजेक्शन से इन एंटीबॉडी को मदर के अंदर इंजेक्ट करा दिया, करा दो भाई। अंदर इंजेक्ट कराते ही इन एंटीबॉडी ने जो आरबीसी एंटर किए थे उनको घेर के खत्म कर दिया। रोगम एंटीबॉडी ने आरबीसी को ही खत्म कर दिया, प्लाज्मा सेल जैसी थी वैसी ही रह गई। मतलब पहले बेबी के केस में मेमोरी सेल नहीं बने तो दूसरा बेबी भी कंसीव हो जाएगा। आपको तीसरा बेबी चाहिए तो सेम ट्रीटमेंट आपको दूसरे बेबी के केस में कराना पड़ेगा, दूसरा बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा। आपको तीसरा बेबी चाहिए तो सेम ट्रीटमेंट आपको, समझ रहे हो, वो चौथा चाहिए तो तीसरे के कराना पड़ेगा, तो वो बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा। यानी अगला बेबी चाहिए तो पहले वाले बेबी के केस में आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, पर शर्त है कि पहली प्रेगनेंसी में आपने करा रखा हो, और शर्त है कि वो फीमेल पहले से ही उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि कहीं गलती से उसको ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया होगा तभी तो एंटीबॉडी बन जाएंगे, ठीक है, वो केस ना हो। तो आप बताओ ये ट्रीटमेंट समझ में आया या नहीं आया? आया तो स्माइल के साथ एक बार आग लगा दो। मदर RH पॉजिटिव है, ठीक है, फादर RH पॉजिटिव है तो कोई, मतलब फादर कुछ भी हो, मदर RH पॉजिटिव है तो कोई चिंता की बात नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि मदर की इम्यून सिस्टम RH एंटीजन को जानते हैं तो उनके अगेंस्ट रिएक्शन करके मेमोरी सेल नहीं बनाएंगे। मदर RH पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ओके है। समस्या एक ही है, मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है तो ही समस्या है, नहीं तो इसके अलावा और कोई केस में समस्या है ही नहीं। उसमें भी अगर फादर हेटेरोजाइगस है तो 50-50 के चांस हैं, फादर होमोजाइगस है सारे बेबी RH पॉजिटिव होंगे, समझ रहे हो। फादर RH नेगेटिव, मदर RH नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। फादर RH नेगेटिव, मदर RH पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। कंसीव तो मदर कर रही है ना, तो मदर का RH नेगेटिव ही एक केस बनता है, इसके अलावा कोई केस बनता ही नहीं है। कोई कंसीव मदर कर रही है, फादर कंसीव नहीं कर रहा। समझे या नहीं समझे? सारे डाउट क्लियर हुए नहीं हुए?
यस या नो। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं शॉर्ट टर्म लाइफ होती है, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मेमोरी सेल थोड़ी ना बना रहे हैं। समस्या मेमोरी सेल से है, एंटीबॉडी से नहीं है। ओके, सुपर सुपर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, सारा केस मैंने बता दिया है। ठीक है, अब तक का सबसे बेहतरीन केस था ये। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। जो आप आग लगा रहे हो ये बता रही है सर ब्रेन में सेट हो गया, बीएमएस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लिम्फेटिक सिस्टम चालू करेंगे। तो ये हमारा पूरा ब्लड वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यहां तक कुछ भी डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। कुछ भी डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। 5 बार रिपीट किया है, फिर रिपीट करने का मतलब समझ रहे हो? या तो तुम यहां हो नहीं, या बुद्धि से फिर पैदल हो। 5 बार रिपीट किया है। वह एनिमेशन जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर एनिमेशन होगा। बस सब चीज तुम पिक्चर में ही देखना चाह रहे हो, समझ गए? तो जहां जरूरत होगी वहां एनिमेशन होगा। ठीक है, मैंने जहां जहां मुझे जब मैं पढ़ा रहा था फील किया था मैंने, यार यहां एनिमेशन होना चाहिए। तो टीम वही पॉइंट्स के एनिमेशन बना रही है जहां मुझे जरूरत थी। ठीक है, 11th वाले बच्चों के लिए हम करा रहे हैं, आगे फ्यूचर में टोटल पूरा मतलब स्टडी भी एनिमेटेड कराएंगे। ठीक है, 3D एनिमेशन 11th के, वो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो आपके लिए तो मुझे जहां, क्योंकि ये एनिमेशन वैसे वाली नहीं है जो यूट्यूब पर होते हैं, ये बनवा रहे हैं खुद, समझ रहे हो ना? मतलब आपके अकॉर्डिंग जो, जैसे मुझे मुझे पता था ऐसा ऐसा करने से ये चीज होनी चाहिए, काश ऐसा होता, तो काश वाली चीजें हम टीम से करा रहे हैं। ठीक है, ओके। अरे टेस्ट जितना मैं कराता जाऊं वो सब टेस्ट में आ रहा है, ध्यान रखना। हर टेस्ट में बैकवर्ड पोर्शन भी होगा। ऐसा ना कर देना कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम छोड़ दिया, अगले टेस्ट में वो भी होगा 30%। ठीक है, अब पीएनएस के साथ मैं एसएनएस भी देने वाला हूं आपको, तो कमर कस लेना। एसएनएस आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मिलने वाला है। तो आप धीरे धीरे कमर कसते जाओ, क्योंकि अभी स्लो चल रहा था, धीरे धीरे चीजें फास्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो कमर कस लो एकदम, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। अब चीजें फास्ट हो जाएंगी बहुत तरीके से एकदम। ठीक है, चलो अब अगला सिस्टम बात करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक डायग्राम दिखा रखा है, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, ओनली फॉर कंसेप्ट। ये क्वेश्चन तो सिर्फ डिफरेंस है और लिम्फ क्या होता है इसी से मिल जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक पैरा दे रखा है। ठीक है, उस पैरा को डिकोड करूंगा मैं तरीके से। जैसे समझो, पहले जैसे हमारी ब्लड में ब्लड वेसल्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स पूरा नेटवर्क होता है बॉडी में फैला पड़ा है लिम्फेटिक वेसल्स का। लिम्फेटिक वेसल्स जगह जगह फूले हुए पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, उनको लिम्फ नोड बोलते हैं। और बॉडी में जगह जगह लिम्फ ग्लैंड्स भी मिलती हैं जहां लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ भरा हुआ होता है। और लिम्फ एक्चुअल में इट इज अ साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ WBC, हमारे बॉडी के सोल्जर्स, यानी हमारे बॉडी का जो कैंट एरिया है। कैंट एरिया समझते हो? हर शहर में कैंट एरिया होता है। ये वो एरिया है जहां पर हमारे सोल्जर्स रहते हैं, जिनका सिविलियन एरिया से कोई कनेक्शन, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस एरिया में उनके लिए हर चीज, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। समझ गए ना? तो बॉडी का जो कैंट एरिया है जहां पर हमारे सोल्जर्स रहते हैं, वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। समझे? तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का कैंट एरिया है जहां WBC भर भर के रहते हैं। इस कैंट एरिया से जब अटैक होता है तब एंटर करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तभी तो अगर ब्लड के अंदर WBC काउंट नॉर्मल से बढ़ रहा है, ये इंडिकेटर है कि कुछ तो हुआ है। समझ गए ना मेरी बात? कुछ तो गड़बड़ है। सिविलियन एरिया के अंदर सोल्जर्स क्या काम कर रहे हैं? अगर सिविलियन एरिया के अंदर सोल्जर्स आ रहे हैं, हथियार लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। समझे? आई या नहीं आई? बिल्कुल सही। सारे केस बता दिए। अभी फादर फादर कर रहे हो? ठीक है, सारे केस बता दिए। फादर RS नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, मदर RS पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
फादर आर एच पॉजिटिव, मदर आर एच नेगेटिव, तभी दिक्कत है। अब आर एच पॉजिटिव दो केस हो सकते हैं, होम हो जाएगा, हेटेरो हो जाएगा, वो सारे केस बता दिए, अब क्या बचता है? फादर मदर, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। चलो ठीक है। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है? देखो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, जैसे ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, स्प्लीन लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, थाइमस लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, समझ रहे हो ना मेरी बात? पेयर्स पैचेस लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। बोन मैरो, ये भी मतलब प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, जिसके अंदर कह सकते हो सब चीजें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अपेंडेक्स, ठीक है, ये हो गए सारे के सारे टॉन्सिल्स, ये हो बचे। इसके अलावा हमने क्या बताया? लिम्फ नोड होते हैं जगह जगह, लिम्फ नोड, देखो एक्सिलरी नोड्स दिखा रखे हैं, सर्विकल नोड्स दिखा रखे हैं, ठीक है, फूले हुए पार्ट, समझ रहे हो? इंग्युनल नोड्स दिखा रखे हैं, जहां इंग्युनल वाला पार्ट होता है, ये सारे लिम्फ नोड्स हैं। और फिर क्या बचते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट, इन सब के मिलने से एक सिस्टम बनता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। अब लिम्फ बनता कैसे है, लिम्फ आता कहां से है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अब समझो इस वाली बात को, अब समझो बनता कैसे है, आता कहां से है। हाँ, लिम्फ, एक डायग्राम बनाऊंगा, इससे आपके एकदम कंसेप्ट जबरदस्त हो जाएंगे। हम्म एक बात बता दूं, ठीक है, मंडे से मैं 11th वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब पर भी होगा, ऐप पर भी होगा, ठीक है। 11th वाला पार्ट है वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। जो मेरी सोच है, जैसे किसी बच्चे को कोई चीज बैकलॉग हो जाती है तो उससे कवर कर सकते हो, क्योंकि उसको हम मतलब जो कराने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में है। पूरी एनसीईआरटी के संग कंसाइज फॉर्म में अगर चीज करा दी जाए ना, तो आपका क्विकली रिवीजन होगा। जहां 10 लेक्चर लग रहे हैं ना, वहां हम उसको 5 और 6 लेक्चर में खत्म कराएंगे, ठीक है। औसम लेवल का कराएंगे, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपका बैकलॉग आ जाता है या कोई चीज आप कवर करना चाहते हो, पर वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है, वो नीट के अकॉर्डिंग नहीं, एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अक्सर कर मैं उसमें स्टार्ट जो मैं करने वाला हूं, जो करता था, उसमें टिश्यू स्टार्ट करूंगा। किसी बच्चे को नहीं सर टिश्यू मुझे पढ़ना ही है, ठीक है, तो नीट में जो पेड वाला बैच है, इसमें हम अभी नीट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर हम एनसीईआरटी को फोकस करके वो चीजें करा रहे हैं, पर बैकलॉग कवर करने के लिए अल्टीमेट है, ठीक है। तो आप बैकलॉग कवर कर सकते हो। किसी को एनसीईआरटी ही लाइन टू लाइन पढ़नी है तो वहां कवर कर सकते हो, यहां भी हम करा रहे हैं, यहां एक अलग से सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कवर कर सकते हो। टिश्यू वाला पार्ट किसी को लग रहा है यार काश सर आप पहले वो करा देते, तो वहां करा दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप कवर कर सकते हो। मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे ट्यूसडे 2 दिन मेरे लेक्चर जाएंगे, ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके, टेंशन मत लो, ठीक है, साथ हैं, रहेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं। पर एकदम रिलैक्स रहा करो, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की, बहुत रिलैक्स होके पढ़ो। ब्रेन की परफॉर्मेंस को एकदम मेंटेन रखो। जितना आप रिलैक्स रहोगे ना, उतना हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। छोटी छोटी चीजों से बस टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज के लिए। अपने ऊपर बिलीफ रखा करो, यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसके पास कैपेबिलिटी है तो मेरे पास क्यों नहीं है? बस चैलेंज लेना सीखो यार, चैलेंज बस, यार मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। नेचर ने ब्रेन सबको बराबर दिया है। देखो ये तो ब्लड वेसल्स हो गए, और ब्लड कैपिलरी में पोर्स होते हैं तो आप जानते ही हो, ऐसे लिम्फ वेसल्स में भी पोर्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के ही बीच में यहां पर कुछ सेल्स भी होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स,
इंटरस्टिशियल सेल्स। याद हो, अगर आपको थोड़ा पहले पढ़े हो मुझसे, तो हमारी गट में वेसल्स मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, जिनको हम लैक्टेल्स बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं, उनके अराउंड ब्लड कैपिलरी होते हैं। तो दो चीजें यहां दिख रही होंगी आपको, एक तो मैंने दिखा रखी है ये लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी, एक होती है ब्लड कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी एक होती है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो होता क्या है समझो, मैं खाली लिम्फ की बात नहीं कर रहा, हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, सब ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनते हैं। हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड भरा हुआ है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है, ठीक है, समझ रहे हो। हमारी आइज के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, वो भी ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है, आप समझ रहे हो। तो हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स हैं वो सब कहीं ना कहीं ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनते हैं, ठीक है। यानी नेचर ने अलग अलग टाइप के फिल्टरिंग यूनिट या चलनी लगा रखे हैं हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट में, जो ब्लड को अलग अलग तरीके से फिल्टर कर रहे हैं और अलग अलग टाइप के फिल्ट्रेट बन रहे हैं, जिनके अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे लिम्फ हुआ, सीरम हुआ, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हुआ, साइनोविल फ्लूइड हुआ, एक्वस ह्यूमर हुआ, ऑल आर फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। समझे? लिम्फ कैपिलरी के लिए टर्म यूज कर सकते हो लैक्टेल्स, ठीक है। तो अब ब्लड कैपिलरी में क्या भरा होगा, ब्लड भरा होगा, तो यहां से ब्लड धीरे धीरे फिल्टर करके इन पोर्स से होता हुआ कहां आएगा, इस स्पेस में आएगा, इंटरस्टिशियल सेल के बीच में स्पेस है ना, इनमें आएगा। ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो कई चीजें फिल्टर होकर रह गई जो यहां नहीं आ पा रही हैं, चीजें यहां पर नहीं आ पा रही हैं, समझ रहे हो। कई चीजें ऐसी हैं जो यहां पर नहीं आ पा रही हैं, समझ रहे हो। जो सेल्स दिख रही हैं इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये सेल्स जो दिख रही है ना, जो फ्लूइड दिख रहा है ना बीच वाला फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल सेल और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, समझे। अब ये इंटर और यहां क्या था, ब्लड, यानी ब्लड के फिल्ट्रेशन से बना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड धीरे से खिसक के कहां पहुंचेगा, ये इन कैपिलरी से होता हुआ यहां पहुंचेगा, इनसे होता हुआ यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां आकर के जो फ्लूइड बनेगा ना, ये जो फ्लूइड बन रहा है, ये इसके अंदर फ्लूइड बन रहा है, ये एक बार फिल्टर और हो गया, फाइनली इसको बोलेंगे हम लिम्फ। इसके अंदर जो बन रहा है वो बन रहा है लिम्फ। यहां जो बन गया वो लिम्फ बन गया, लिम्फ। तो लिम्फ कैसे बना भाई, पहले ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर ऑल फिल्ट्रेशन हुआ, बन गया लिम्फ। यानी एक्चुअल में लिम्फ है क्या, अब देखो यहां जो है वो है लिम्फ। लिम्फ इजिकल टू क्या होगा, लिम्फ में अगर आप ब्लड में से रिलैक्स कर दो, रिमूव कर दो, जो स्टेप बाय स्टेप रिमूव हुआ है, फिल्ट्रेशन हुआ है, समझ रहे हो। क्या क्या रिमूव किया आपने यहां से, इसमें से, ब्लड में से, भाई ब्लड में प्लेटिलेट्स होते हैं, ब्लड में आरबीसी होते हैं, ब्लड के अंदर बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं जो लिम्फ में नहीं होते। ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटिलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन,
अगर आपने ब्लड में से इन तीनों चीजों को निकाल दिया तो जो बचा हुआ पार्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फ। तो एक्चुअल में लिम्फ है क्या, समझ में आया होगा। लिम्फ इजिकल टू ब्लड माइनस आरबीसी, प्लेटिलेट्स एंड मैक्रोप्रोटीन। ये तीन चीजें अगर आप उसको फिल्टर करके निकाल दोगे, समझ रहे हो नहीं, जैसे देखा होगा, जैसे गेहूं को पीसते हैं, ठीक है, मोटा मोटा पीस लो, ठीक है, मोटा मोटा, ठीक है, तो उसको छानो, ऐसे हल्का हल्का नहीं पीसते, छानो उसको, तो मोटा मोटा गेहूं का दाना मिलेगा, उससे दलिया बनता है, दलिया, ठीक है, लोग खाते हैं दूध के संग मिक्स करके, ठीक है, वो फिल्ट्रेट ही है एक तरीके से, उसका हटा दो, ठीक है, फिर और उसको छानो थोड़ा और बारीक वाले चलनी से, तो आटा बन जाएगा, आटा बन गया, आटा को अलग कर लो, ठीक है, और बारीक से छानो उसको, ठीक है, तो मैदा बन जाएगी, समझ आया मेरी बात, मैदा को अलग कर लो। वही था, आपने गेहूं को ग्राइंड किया, ग्राइंड करने पर आपको दलिया मिल गया, आपको आटा मिल गया, आपको मैदा मिल गई। अंतर कैसे मिला, आपने अलग अलग टाइप के फिल्टरिंग यूनिट लगा दिए, जैसे फिल्टरिंग यूनिट लगाओगे वो चीज आपको मिलती जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? यस, बहुत बढ़िया, यही चाहिए, यही चाहिए। सुपर 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 डुपर, सुपर सुपर डुपर डुपर। सुपर बेटा, बढ़िया, यानी ये कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट है, मतलब बी एम एस है। चलो आगे बढ़ते हैं, बीएमएस हो चुका हमारा, ठीक है, ब्रेन में सेट हो चुका, आगे बढ़ते हैं। तो बीएमएस हमारा हो चुका, ये मत मत भूलना है, और यहां से ये पूरा लिम्फ चला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फ का मूवमेंट लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी के थ्रू। चलो लिम्फ समझ में आ गया। अब अच्छा, लिम्फ और ब्लड में अंतर क्या होता है, यहां से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मेन यही पॉइंट है आपके लिए, लिम्फ से आ जाएगा, और लिम्फ और इसमें अंतर क्या होता है, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लिम्फ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या अंतर होता है लिम्फ और ब्लड में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है लिम्फ और ब्लड में, ठीक है। अभी मैंने बताया था लिम्फ में क्या नहीं होता, ठीक है, लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते, लिम्फ में आरबीसी नहीं होते तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो लिम्फ का कलर कलरलेस होगा, जबकि ब्लड का कलर रेड कलर का होगा, समझ रहे हो। अभी मैंने बताया कि लिम्फ इज द कैंट एरिया ऑफ अवर बॉडी, कैंट एरिया का मतलब है वहां डब्ल्यूबीसी भर भर के होंगे, जबकि ब्लड के अंदर कंपैरेटिव डब्ल्यूबीसी कम होंगे। आप समझ रहे ना मेरी बात, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगे, ब्लड में कम होंगे, लिम्फ कलरलेस होगा, ब्लड कलर्ड होगा, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात, हाँ या ना। ओके ठीक है। लिम्फ की बात करते हैं। आरबीसी नहीं होते, कलर ऑफ लिम्फ याद रखना है आपको।
आरबीसी एब्सेंट होंगे, कलर ऑफ लिम्फ क्या होगा, ठीक है, कलरलेस। समझे, समझे या नहीं? जबकि अगर मैं प्लेटिलेट्स की बात करता हूं तो प्लेटिलेट्स कहां पर होंगे, लिम्फ के अंदर प्लेटिलेट्स होती ही नहीं। लिम्फ में तो होंगी ही नहीं, एब्सेंट किए थे मैंने, यहां प्रेजेंट होंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, प्लेटिलेट्स नहीं होते, मैक्रो प्रोटीन नहीं होते, इसलिए टोटल 7% में से 4% माइक्रो वाले प्रोटीन यहां पर होते हैं एल्बुमिन। तो यहां प्रोटीन जो होंगे 4% होंगे, पर यहां जो प्रोटीन होंगे 7% होंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यहां ज्यादा होंगे, यहां बहुत कम होंगे, 1000 में होते, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 6000 से 8000 पर एम क्यू बताया था आपको, ठीक है। कलर ऑफ लिम्फ कलरलेस होता है यहां पर, जबकि यहां रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्लेटिलेट्स यहां नहीं होते, वहां प्लेटिलेट्स होते हैं। क्वेश्चन सारे आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो लिम्फ है वो कैसा काम कर रहा है, देखो लिम्फ क्या काम कर रहा है भाई। जरूरी नहीं ब्लड हर जगह ट्रांसपोर्ट हो पाए, ब्लड जा पाए हर जगह। जहां ब्लड नहीं जा सकता वहां लिम्फ जाएगा, क्योंकि ब्लड का फाइन प्रोडक्ट है, ब्लड का फिल्ट्रेट है। जहां ब्लड नहीं जाएगा वहां लिम्फ जाएगा। तो एक्चुअल में लिम्फ क्या काम कर रहा है, लिम्फ एक्ट एज मिडिल मैन। मैं लिख देता हूं यहां पर, बिटवीन किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू। फॉर किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। समझे? इसलिए आप कह सकते हो जो लिम्फ है ना वो मिडिल मैन का काम कर रहा है, मिडिल मैन, समझ लो, दलाल है ये, मिडिल मैन। कि भाई ब्लड हर जगह नहीं जा पाएगा तो भाई तेरा काम मैं करूंगा, ठीक है। टिश्यू से सब चीजें डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा पाएंगी तो भाई टिश्यू का काम भी मैं करूंगा, दोनों के बीच का, समझ रहे हो, मीडिएटर है। समझ में आया नहीं आया? तो ये आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर्ड हो जाती है। लिम्फ क्या होता है एकदम कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या होता है, और लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह जो मैं इम्यूनिटी में पढ़ाता हूँ, इम्यूनोलॉजी में करा देता हूँ, तो वहां वो बचा हुआ पार्ट, टाइप्स ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, वो इम्यूनिटी वाले पार्ट में कवर हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वहीं दे रखा है इसको। ओके, यहां तक कोई डाउट? बीएमएस यही चाहिए, बीएमएस। बहुत बढ़िया, सुपर। तो आज का अब अगला लास्ट टारगेट बचा हुआ है हमारा, सर्क्यूलेटरी पाथवे। सर्क्यूलेटरी
पाथवे कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या क्या होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अगर हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं बेटा, हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे, अच्छा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, बहुत सिंपल है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, भाई सर्कुलेशन दो टाइप के हो सकते हैं। भाई एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले जो एनिमल्स आए थे वो सिंपल टाइप के एनिमल थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो सर्कुलेशन में भी तो अंतर आएगा। तो पहले ओपन टाइप का जो सर्कुलेशन था वो आगे जाकर के क्लोज टाइप का हो गया। तो अंतर क्या होता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, अंतर क्या होता है, अंतर बताता हूं आपको मैं, देखो अंतर ये होता है, अब समझो मेरी बात, ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है। देखो ओपन का मतलब क्या, वो जो इनिशियली सिंपल टाइप के एनिमल थे, सिंपल टाइप के एनिमल थे इनिशियली, यानी मोस्टली अगर मैं इन्वर्टिब्रेट की बात करता हूं ना तो वहां ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा मिलता है। मोस्टली वर्टिब्रेट की बात करता हूं ना तो वहां क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा देखने को मिलता है। यही एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, ठीक है। मोस्टली प्रेजेंट इन, अगर मैं ओपन की बात करता हूं, ओपन एंड क्लोज, तो ओपन की बात करते हैं, ओपन मोस्टली प्रेजेंट इन, ये एग्जांपल्स हैं। तो ओपन, ओपन की मैं बात करता हूं, मोस्टली प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेट, और अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं, क्लोज्ड, मोस्टली प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। समझना, ठीक है। मोस्टली कॉर्डेट्स में एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, वो मोस्टली कॉर्डेट्स में मिलता है, मोस्टली नॉन कॉर्डेट्स में मिलता है, सिंपल टाइप के एनिमल्स के अंदर मोस्टली। अब समझना क्या होता है ओपन और क्लोज, ठीक है, क्या होता है ओपन और क्लोज, समझो। देखो समझो मेरी बात, यहां पर एक कैविटी होती है, इसको हीमोसील बोलते हैं, या ब्लड कैविटी, या लैक्यूना एटसेट्रा, बहुत सारे नाम है। इसको हीमोसील या ब्लड कैविटी बोलते हैं। इसमें सारा का सारा ब्लड फिल होता है, यहां पर सारा ब्लड भरा हुआ है, सारा ब्लड इस कैविटी में ब्लड भरा हुआ है, इस कैविटी में, इस कैविटी में सारा ब्लड भरा हुआ है, समझना। और इस कैविटी में ब्लड के बीच में ही जो फ्लोट कर रहे हैं ये सारे ब्लड सेल्स हैं, ये सारे ब्लड सेल्स हैं, सारे ब्लड सेल्स इसी के अंदर हैं। ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स इस कैविटी के अंदर होते हैं, ब्लड सेल्स जिसमें ब्लड फिल होता है, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, जिसको जो चाहिए वो इस कैविटी से ले सकता है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। सब कुछ इस कैविटी के अंदर है, ठीक है। अब ब्लड का सर्कुलेशन इस कैविटी में कराना होता है, बस कुछ नहीं है। ये एक पंपिंग मशीन है, हार्ट, हार्ट पंप कराता है, सीधे ब्लड को पहुंचाएगा भाई कि जाओ उस कैविटी के अंदर, अंदर गया, फिर वापस कैविटी से ब्लड हार्ट में आएगा। हार्ट एक मोटर है, जो मोटर कंटिन्यू ब्लड को फ्लो कर रही है इस कैविटी के थ्रू, इस कैविटी के थ्रू, इस हीमोसील के थ्रू।
ठीक है। तो इस टाइप का सर्कुलेशन जहां देखने को मिलता है इसको हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एक हीमोसील होती है, जिसमें कैविटी होती है, जिसमें बॉडी के सेल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं ब्लड के अंदर। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हीमोसील मिलती है। जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, अब यहां पर कोई ओपन कैविटी नहीं है, यहां हर टाइप के टिश्यू के लिए खास ब्लड वेसल्स है जो उस टिश्यू को डायरेक्टली जाकर के ब्लड सप्लाई करती है, खास टाइप की ब्लड वेसल्स जो उस टिश्यू को डायरेक्टली जाकर ब्लड सप्लाई करती है एक क्लोज सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहां ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव कर रहा है, यहां कोई कैविटी नहीं है, डायरेक्ट ब्लड यहां गया और टिश्यू को न्यूट्रिशन पहुंचाया, ब्लड डायरेक्ट गया टिश्यू को न्यूट्रिशन पहुंचाया, इस टिश्यू को न्यूट्रिशन यहां इसने दिया। ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां हर एक टिश्यू के लिए सेपरेट ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड का फ्लो एक क्लोज सिस्टम में होता है विदाउट एनी ब्लड कैविटी या हीमोसील। इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसको ओपन। ठीक है, एनसीईआरटी ने सिर्फ जो एग्जांपल दे रखे हैं वो ऑर्थोपोडा दे रखा है, ऑर्थोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। मोलस्का में भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म, एनीलिडा क्लोज सिस्टम होता है, और सारे कॉर्डेटा मतलब मोस्टली क्लोज होता ही है, कॉर्डेटा मतलब मोस्टली क्लोज होता है। ठीक है, अब बताओ समझ में आया नहीं आया, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, इसके एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत तेज दौड़ रहा है मामला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स, अच्छा ब्लड वेसल्स तो मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले मुझे चीजें और बताने पड़ेंगी। ठीक है, पाथवे के अंदर सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन कराऊंगा, फिर ब्लड वेसल्स पर आऊंगा। अब आ जाओ सिंगल और डबल सर्कुलेशन पर। ठीक है, अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, समझो मेरी बात। ठीक है, समझने की कोशिश करना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। जैसे मान लो फिश के केस में एग्जांपल ले लेता हूं, फिश का केस।
ठीक है, आ जाओ। समझो मेरी बात। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल और डबल सर्कुलेशन। कई जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे, क्वेश्चन में इसमें ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं सर गिल्स का काम क्या होता है? गिल्स का काम करते हैं, यहां से ऑक्सीजन एंटर होती है ब्लड के अंदर, ये ऑक्सीजन एंटर हो रही है ब्लड के अंदर, ये ऑक्सीजन, यहां से CO2 बाहर आ रही है, गिल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो सिंगल, इधर बात कर रहा हूं मैं सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। अगर हार्ट और बॉडी टिश्यू, हार्ट और टिश्यू के बीच में सिर्फ एक ही सर्कुलेशन होता है, एक ही सर्कुलेशन होता है, समझ रहे ना मेरी बात? इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन है। हार्ट और टिश्यू के बीच में देखो एक ही साइकिल चल रही है, एक ही साइकिल चल रही है, सिंगल सर्कुलेशन। तो यहां दो चैम्बर दिख रहे हैं, एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। वेनस हार्ट बोलते हैं क्योंकि हार्ट के दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। दोनों ही चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये हार्ट का पार्ट ही है, एओर्टा मान लो, ये सीधे गिल्स से कनेक्टेड है। और गिल्स में क्या हो रहा है? इसका प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन। CO2 गई, ऑक्सीजन मिल गई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से तो वो सीधा टिश्यू, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, वेनस हार्ट, क्योंकि यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये सीधा गैस में प्यूरिफिकेशन, फिर प्यूरिफाई होकर के ये आ गया। ये सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन है, जो फिश के केस में देखने को मिलता है। यहां गिल्स भी होते हैं, समझ रहे ना मेरी बात? तो इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और जैसे हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। किसकी बात करेंगे हम? डबल सर्कुलेशन। समझ लो डबल सर्कुलेशन के अंदर एक तरफ ग्रीन कलर दिखाएंगे यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ रेड कलर दिखाएंगे मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज्यादा ही बड़ा हो गया। समझना, हर्ट हो गया, हाँ। लंग्स हो गए, टिश्यू हो गए। कलर समझना, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड के लिए, ठीक है। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली कहां आता है? हार्ट के अंदर, ये ठीक है। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां जाएगा? सीधा जाएगा ये लंग्स के अंदर, समझना।
अब लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होगा, आफ्टर प्यूरिफाई लंग्स सीधा इसको कहां भेजेंगे, सीधा हार्ट के पास, और हार्ट सीधा इसको कहां भेजेगा, टिश्यू के पास। समझना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। अच्छा थोड़ा सा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, समझो मेरी बात, कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। एक काम करते हैं, लंग्स और टिश्यू को इस साइड दिखा दूं तो चीजें डायग्राम साफ बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? दो सर्कुलेशन दिख रहे होंगे, ये थोड़ा यहां क्रॉस कर गया यार, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूं। हाँ, ये तो समझ पा रहे हो ना, यस या नो? ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये आपका हार्ट है। देखो टिश्यू में जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, मैं लिख देता हूं, सिस्टमिक आर्टरी। टिश्यू से जो हार्ट में ब्लड जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है, सिस्टमिक वेन। समझना मेरी बात, सिस्टमिक आर्टरी ये यहां से सीधे कनेक्टेड है, सीधे यहां आ रही है। और ये भी आप जानते हो, अगर मैं इसके अंदर लिखूं इस वाली बात को, तो ये क्या है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझना, तो ये हार्ट है, समझ ही रहे हो, हार्ट है ये तो हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट। तो पहला सर्कुलेशन हो गया, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फर्स्ट। सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर लंग्स बन गए थे, लंग्स का फॉर्मेशन हो गया था, तो वहां एक सर्कुलेशन तो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ रहे हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब दूसरा सर्कुलेशन क्या होगा, देखो दूसरा सर्कुलेशन रेड कलर, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा दूं पहले तो मैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा यहां से कहां जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होगा, और आफ्टर ऑक्सीजनेशन ये ब्लड कहां आएगा, वापस हार्ट के पास। तो ये क्या हो गया बेटा, समझना कोशिश करना। तो ये जो लेके जा रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। जो लंग से वापस हार्ट में लेकर के जा रही है इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजन ब्लड होता है। ठीक है, अब हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, इसको नंबर 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन की, हम बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन की। तो ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन, ये क्या हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो डबल सर्कुलेशन की हम जब भी बात करेंगे बेटा, तो यहां सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया ये बताओ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अरे टाइम, टाइम का तो पता ही नहीं चला। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो अब ये समझना होगा सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन टिश्यू और हार्ट के बीच में होता है, या टिश्यू और हार्ट के बीच में, और हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, लंग्स। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो,
डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में अगर मैं आपसे पूछता हूं सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक चीज और ऐड करूंगा इसके अंदर, फिर आपसे बात करूंगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। दो सर्कुलेशन थे, क्वेश्चन आएगा, एक था सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक था पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर आपसे कहा जाएगा हार्ट के वो कौन से चैम्बर हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन से चैम्बर हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करता हूं तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में? लेफ्ट वेंट्रिकल घूम के आया, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाले पार्ट, ये क्रॉस वाइज, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऐसा क्रॉस कर दो, यहां से गया यहां आया, ठीक है। तो राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। भाई राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट एट्रिया। समझ में आया? तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्वेश्चन आएगा चैम्बर ऑफ हार्ट विच पार्टिसिपेट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, चैम्बर ऑफ हार्ट विच पार्टिसिपेट इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन बन जाता है, सुपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन भी बनेगा, आपसे पूछेगा, ठीक है, समझना, इसी के अंदर आएगा टाइप्स ऑफ हार्ट, सिस्टमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। ऐसे लिखेगा, डिफरेंस बिटवीन, ऐसे ही पूछ सकता है, सिस्टमिक हार्ट या पल्मोनरी हार्ट। क्या होता है पल्मोनरी हार्ट और सिस्टमिक हार्ट? चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप ओनली और ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टमिक हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप ओनली और ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये सिस्टमिक हार्ट क्या होगा, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई कौन कौन से चैम्बर हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं, ध्यान से देखो। भाई ये ऑक्सीजनेटेड के पंप हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड, तो क्या बोलेंगे इसको, आप बोलोगे सिस्टमिक हार्ट। सिस्टमिक हार्ट की बात करेंगे, सिस्टमिक हार्ट की बात करेंगे, सिस्टमिक हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट एट्रिया प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी हार्ट, ठीक है, राइट एट्रिया प्लस राइट वेंट्रिकल। देखो राइट साइड के अंदर दोनों में डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड में दोनों में ऑक्सीजनेटेड है। तो पल्मोनरी हार्ट हो गया, सिस्टमिक हार्ट हो गया, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी से ये पहला समझ नहीं आता, कोशिश की गई है समझाने की बहुत सिंपल फॉर्म में। फिर एनसीईआरटी क्या करती है, इसको ऐसे भी दिखाती है, ये हार्ट दिखा दिए चारों चैम्बर, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा दिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखा दिया। इसी से उन्होंने आर्टरी और वेन और कैपिलरी को करेक्ट कर दिया, मतलब यहां आर्टरी वेन कैपिलरी इसी में समझा दिए, जो मैं अगली क्लास में डिटेल्ड में समझाऊंगा। समझ रहे हो? तो यहां पर आकर के ये चीज एंड हो जाती है। अब ब्लड वेसल्स में डिफरेंस बचा हुआ है जो अगली क्लास में मैं कराने वाला हूं। अब आज का होमवर्क देख लो क्या क्या है। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बीएमएस, ठीक है, लगभग आपके 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हैं। सर्कुलेटरी पाथवे का क्वेश्चन अभी इसमें एक भी नहीं है। 10 क्वेश्चन तो ये, और कुछ और भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आपको, जो आपकी प्रैक्टिस को एकदम खतरनाक कर देंगे, मजेदार कर देंगे। इतने क्वेश्चन कर लो,
तो आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। तो ये सारा होमवर्क है, अगली क्लास में आपको करके आना है, ठीक है, समझ रहे हो। हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे और अगला होमवर्क फिर देंगे सर्कुलेटरी पाथवे का, ठीक है। तो लगभग सर्कुलेटरी पाथवे हो चुका है, सिर्फ आर्टरी वेन कैपिलरी में डिफरेंस करा करके मैं हार्ट स्टार्ट करने वाला हूं कल की क्लास। तो कल की क्लास और खतरनाक होने वाली है क्योंकि हार्ट चालू होने वाला है, समझ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वैसे लिवर होता है, ठीक है, पर हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझे। तो कल हम हार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल पूरी एनर्जी के साथ। इतना जरूर कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चन को जरूर लगा के आना कल, तभी मजा आएगा, ठीक है। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।